अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 8, स्ट्रेस एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो आज के लेक्चर में भी हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका कंटेंट देखें, इसमें हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मेजर सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये इसका हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस इंटॉलरेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्ट्रेस इंटॉलरेंस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद थर्ड पे क्या है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मॉडिफिकेशन। इसका क्या कंसेप्ट है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका जो कंटेंट है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स ये आपकी बुक पे नहीं दिए हुए। जो हारिश कुमार की बुक हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमने अपना कंटेंट कवर किया है, तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे भी नहीं है। और जो इसकी दूसरी बुक है मोदत राना वाली, वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैं करवाऊंगी नोट से। उसके अलावा अब चैप्टर तो है, बुक पे है, हारिश कुमार की बुक पे पूरा चैप्टर स्ट्रेस के बारे में। लेकिन उसमें ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स कवर नहीं होंगे आपके। हम वो चैप्टर भी पढ़ेंगे आपका, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। और बाकी ये जो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे जो कि मैं आपको नोट से करवाऊंगी। और बाकी जो चैप्टर है ना, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हम वो जो उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो बुक है इसकी, हारिश कुमार की, इसमें चैप्टर नंबर होगा 12, स्ट्रेस। ये हम पढ़ेंगे बाद में। पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया हुआ इस चैप्टर में से, डिस्क्राइब वेरियस कॉजेज ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग एन इलनेस। ठीक है। जैसे हमने देखा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था इसके कंटेंट में कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं। तो सोर्सेज और कॉजेज ये ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंटेंट के ऑब्जेक्टिव से ही आया हुआ है पेपर में। ये हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, नेम 5 डिफेंस मैकेनिज्म्स, डिफाइंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रिप्रेशन, प्रोजेक्शन एंड रिग्रेशन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपने देखा कि इसके कंटेंट में नहीं दिया हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जो चैप्टर है आपका बुक पे, इसमें पूरा टॉपिक दिया हुआ है डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो ये जो हमारे पास ये तीन टॉपिक्स है ना, रिप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, ये तीनों डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको आगे हम डिफाइन करेंगे चैप्टर के अंदर। थर्ड पे क्या आया हुआ है क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रेस, नेम फार्माकोलॉजिकल सॉरी नेम नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है। तो ये भी आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हम यहाँ से कवर करेंगे इसी बुक से। और बाकी इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, तो ये भी हम करेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया कि इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंटेंट से भी आते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उधर से भी आ जाते हैं, और जो आपका बुक पे होता है कंटेंट, वो भी हमने कवर करना होता है, वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसका कंटेंट कवर करेंगे, जो इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर। ठीक है, जिसमें डिफेंस मैकेनिज्म है, इसकी स्ट्रेस की डेफिनेशन है, टाइप्स वगैरह हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स इसके। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई मेजर सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रेस क्या है। इसकी मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस डाली हुई हैं, जो भी आपको इजी लगे तो आपने वो कर लेनी है। साथ में रेफरेंस भी दिया हुआ है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए, इसने क्या डिफाइन किया था स्ट्रेस को। स्ट्रेस इज द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स डेट चैलेंज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अडेप्ट। ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है कि हमारा कोई भी इन्वायरमेंट में इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो भी हमारी बॉडी रिस्पोंड करती है, उस प्रेशर के रिस्पॉन्स में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। बेसिकली जो स्ट्रेस है वो एक स्टेट ऑफ टेंशन है। ठीक है, मेंटल और इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्स और डिमांडिंग सर्कमस्टांसिस। ये स्ट्रेस क्यों होता है, किस वजह से होता है, फ्रॉम एडवर्स और डिमांडिंग सर्कमस्टांसिस की वजह से। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी मैं आपको यहाँ से दिखाऊं बुक से भी, तो यहाँ से यहाँ पे भी दो तीन दी हुई हैं, तो आपने यहाँ से एक कर लेनी है। जैसे कि
ये लिखी हुई है। हैरी गोट्सफेल्ड ने क्या डिफाइन किया था स्ट्रेस को? एनी इंटरफेरेंस विच डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी लेवल एंड प्रोड्यूसेस अ सिचुएशनल नेचुरल फॉर ऑर्गेनिज्म टू अवॉइड। ठीक है। स्ट्रेस क्या है कि कोई भी ऐसी इंटरफेरेंस जो कि एक पर्सन की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है। अब वो जो उसकी फंक्शनिंग है वो मेंटल फंक्शनिंग भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग भी हो सकती है। तो जब वो डिस्टर्ब होता है तो मतलब कि उसको स्ट्रेस कोज हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन था, मेजर सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं। इसमें अब इसको कैटेगराइज किया हुआ है, डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं जो इसके सोर्सेज होते हैं। पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या पर्सनल सोर्सेज, उसके बाद ओकुपेशनल सोर्सेज, ठीक है, एकेडमिक स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है। तो पहले आपने इसको इंलिस्ट कर लेना है, उसके बाद हम इनको देखते हैं वन बाय वन। पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं ऐसे जो कि स्ट्रेस कॉज करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं। उसके बाद फैमिली इश्यूज, जिसमें कोई भी कंफ्लिक्ट आ जाता है, लॉस ऑफ या डेथ ऑफ लव्ड वंस, और रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स, ठीक है, डाइवोर्स वगैरह। उसके बाद हेल्थ कंसर्न्स, कि कोई ऐसी डिजीज है, क्रोनिक इलनेस हो गई है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है पर्सन को। तो ये हमारे पास क्या है, पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि मेजर सोर्स होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का। उसके बाद सेकंड पे क्या इसकी है कैटेगरी सोर्स की, ऑक्यूपेशनल और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। ठीक है, कि जहाँ पे पर्सन वर्क कर रहा होता है, जो भी उसका वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से भी कुछ स्ट्रेस के फैक्टर्स आ रहे होते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, हैवी वर्कलोड, ठीक है, एक्सेसिव ड्यूटीज हैं, या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। उसके बाद रोल एम्बिग्विटी, ठीक है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, कि जो रोल्स हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अनक्लियर हैं, उसको पता ही नहीं है कि उसने वहां पे कौन कौन सी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। उसके बाद क्या है, कंफ्लिक्ट विद कोलीग्स और सुपीरियर्स। जहाँ पे वो वर्क कर रहा होता है वहाँ पे उसकी कोलीग्स के साथ जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से कंफ्लिक्ट आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ रिकॉग्निशन, कि जहाँ पे वो वर्क करता है वहाँ पे वो अपना पूरा 100% दे रहा है, लेकिन फिर भी वो जो टीम है उसकी, जो उसके सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उसको वैल्यू नहीं करे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे, उसको अप्रिशिएट नहीं करे। ठीक है। तो उससे भी उसको स्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है इसकी, एकेडमिक स्ट्रेस, ठीक है, और ये मोस्टली स्टूडेंट्स में होता है। एग्जाम्स का स्ट्रेस हो गया, असाइनमेंट्स की डेडलाइंस आ गई, प्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन, आपको पता है कितना ज़्यादा इसका स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स के अंदर, मार्क्स की कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद पोजीशन की कंपटीशन होता है। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, कि इसमें स्टडीज भी बैलेंस करनी होती है। जैसे कि अब जो नर्सिंग में देखें तो क्लिनिकल आवर्स भी होते हैं, साथ में स्टडीज भी होती हैं, साथ में एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो ये इनको बैलेंस करना जो है वो मुश्किल होता है। तो ये स्ट्रेसफुल जो है ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी क्या है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, ठीक है, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस कॉज करते हैं, स्ट्रेस का सोर्स बनते हैं। उसमें क्या है, नॉइज पोल्यूशन और ओवर क्राउडिंग। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सेंसिस को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है। जब वो ओवर स्टिमुलेट होते हैं हमारी सेंसिस, तो स्ट्रेस कोज हो सकता है। उसके बाद अनकंफर्टेबल वर्क प्लेस और होम इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे पर्सन वर्क कर रहा होता है, अगर वो अनकंफर्टेबल है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर वो लाइटिंग नहीं है, ठीक है, और सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं, तो ये सारे भी स्ट्रेस कॉज करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ फैक्टर, फिफ्थ सोर्स, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या है कि उसका जो सोशल सर्कल है वो बहुत ही वीक है, उसके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुअर हैं, ठीक है, उसका नेटवर्क नहीं है, वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है, लोनलीनेस फील करता है। ठीक है। तो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट भी एक मेजर कॉज होता है स्ट्रेस का। उसके बाद साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि उस पर्सन के कुछ अपने मेंटल इश्यूज हैं जो कि उसको स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं। इसमें लो सेल्फ स्टीम, या फिर नेगेटिव थिंकिंग, कि वो नेगेटिव थिंकिंग करता है, चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करता है। उससे उसका जो स्ट्रेस है वो जो है डे बाय डे ज़्यादा होता जाता है। ठीक है। उसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और परफेक्शनिज्म। इसका मतलब ये है कि वो उसने कोई ना कोई टारगेट सेट किया होता है कि उसने ये जो गोल है वो अपना अचीव करना है, लेकिन जब वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाता तो उसको स्ट्रेस होता है। ठीक है। अनअचीवेबल गोल्स वो सेट कर लेता है जो उसके बस में नहीं होते पूरा करना, तो वो जब उसको वो अचीव नहीं कर पाता तो फिर उसको स्ट्रेस होता है। ठीक है। उसके बाद फेयर ऑफ चेंज और अनसर्टेनिटी, कि कोई भी नई सिचुएशन आ गई है तो उसको अडोप्ट नहीं कर पाता, वो उसमें डिफिकल्टी फील करता है।
तो इसमें भी इसको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि स्ट्रेस कॉज करते हैं। अब ये दो तरह से क्वेश्चंस आ सकता है, या तो आएगा आपको मेजर सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो आपने इसी की ये कॉजेज भी हैं और सोर्सेज भी हैं, आपने इसको इस तरह कैटेगराइज करके और हेडिंग्स बना के लिखना है। ठीक है, ये हमारा कवर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस इंटॉलरेंस। ठीक है, हमने देखा पहले स्ट्रेस के बारे में, अब हम देखते हैं स्ट्रेस इंटॉलरेंस क्या होता है। स्ट्रेस इंटॉलरेंस को डिफाइन करें तो ये क्या है, इट इज अ पर्सन्स डिक्रीज्ड एबिलिटी टू कोप विद फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, इनटॉलरेंस का मतलब ही यही है कि पर्सन की जो एबिलिटी है टॉलरेट करने की, कोप अप करने की स्ट्रेस के साथ, वो कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इंटॉलरेंस। अब इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉजेज होती हैं जो कि इसके अफेक्ट करती हैं स्ट्रेस इंटॉलरेंस के ऊपर। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेस इंटॉलरेंस पे। पहला फैक्टर क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। के कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन की एबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं स्ट्रेस के साथ कोप अप करने में, उसको टॉलरेट करने में। अब वो कौन कौन से हैं, पहले है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे पर्सन जो है वो जेनेटिकली इतने वो होते हैं ना कि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्ट्रेसफुल, जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जीन्स में ज्यादातर जो है ना वो इंडिविजुअल्स के हो जाता है। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल फैक्टर में जीन्स है ना, उसका मेजर रोल है स्ट्रेस इंटॉलरेंस में। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस। जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड कार्टिसोल हो गया, ये एड्रिनल का लेवल ज्यादा हो गया, तो उससे भी जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रोनिक इलनेस और पेन। जो कोई उसको ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी क्रोनिक इलनेस चल रही है उसको, तो उससे भी उस डिस्कम्फर्ट की वजह से जो स्ट्रेस का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है और वो स्ट्रेस से टॉलरेट नहीं कर पाता, उसको कोप अप नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्लीप डिप्रीवेशन और फटीग। इसमें क्या है कि जब वो प्रॉपर अपनी नींद पूरी नहीं करता, उसको फटीग होती है, लैक ऑफ रेस्ट जब होती है, तो उससे भी जो उसकी कोप करने की एबिलिटी है, स्ट्रेस को टॉलरेट करने की एबिलिटी है, वो भी कम हो जाती है। उसके बाद पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन में जो भी हमारे विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो इरिटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और फटीग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब इरिटेबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस इंटॉलरेंस कॉज करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, पर्सनैलिटी की टाइप, कि जो पर्सन है उसकी कौन सी पर्सनैलिटी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो जो टाइप ए पर्सनैलिटी वाले पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, हर काम को जल्दी जल्दी चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन होते हैं। ठीक है, उसके बाद लो सेल्फ स्टीम। जिन पर्सन की सेल्फ स्टीम कम होती है, ठीक है, वो अपने आप को जो है ना वो इंफीरियर फील करते हैं दूसरों से, तो वो भी स्ट्रेस में ही रहते हैं, अपने आप को वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखते हैं। उसके बाद क्या है, पुअर कोपिंग मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये आगे हम पढ़ेंगे, कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जिनको यूज करके पर्सन जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ सकता है। तो अगर वो उनको यूज नहीं कर रहा कोपिंग मैकेनिज्म को, ठीक है, जैसे कि अब इसमें मैं आपको बताऊं, डीप ब्रीदिंग है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, प्रॉपर स्लीप लेना, तो ये कुछ ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म है जिससे वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकता है। लेकिन अगर वो इनको यूज ही नहीं करता, रिलैक्सेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को, डीप ब्रीदिंग को, तो उससे क्या होता है, उसका जो स्ट्रेस इंटॉलरेंस है वो और ज्यादा वर्स हो जाता है। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या, हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, कि उसको प्रीवियस पास्ट में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या मेंटल इलनेस है, डिजीज है, जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, तो उससे भी जो उसका थ्रेश होल्ड है स्ट्रेस का वो कम हो जाता है, मतलब कि उसका जो इंटॉलरेंस है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये इसका थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद थर्ड पे क्या है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। अब ये ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस इंटॉलरेंस कॉज करते हैं, इसमें वर्कलोड और एकेडमिक प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एकेडमिक प्रेशर होता है उसमें उसकी जो असाइनमेंट्स की डेडलाइंस होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ होता है, तो उससे भी जो है उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, उसके बाद सोशल आइसोलेशन, हमने पहले पढ़ा कि जब वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है, उसका जो सोशल नेटवर्क है वो कम होता है। ठीक है, उसके जो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं
वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो उससे भी जो है ना वो इमोशनल ब्रेकडाउन इसकी हो सकती है। उसके बाद फैमिली कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जो कि उसको कांस्टेंट टेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये भी कॉज करते हैं स्ट्रेस को। और बाकी जो नॉइज, ओवर क्राउडिंग, पुअर लिविंग कंडीशंस, ये सारे जो हैं वो उसके मेंटल स्ट्रेस को या मेंटल स्ट्रेन को इंक्रीज कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो इससे भी क्या होता है कि स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो जाता है। उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज वो कर रहा है, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज जब वो करता है तो उसकी जो बॉडी की कोपिंग एबिलिटी है सिचुएशंस को अडॉप्ट करने की, उसके साथ कोप अप करने की, स्ट्रेस को टॉलरेट करने की, वो भी कम हो जाती है, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज के साथ। उसके बाद इरेगुलर रूटीन है कि उसकी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, डिसऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में जो है वो अपने लाइफ को लेके चल रहा है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो तब भी उसको मेंटल फटीग हो सकती है। उसके बाद ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा उसका है, तो उससे भी उसको स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है उसको। तो ये हमारे पास थे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो कि इसके स्ट्रेस इंटॉलरेंस को इंक्रीज करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ठीक है, कि इसकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो उसको इमोशनल सपोर्ट देने वाले लोग हैं वो कम है, ठीक है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल और मोरल सपोर्ट। तो उससे भी क्या होता है, उसका जो स्ट्रेस का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, वो अपने आप को लोनली फील करता है, और सिचुएशंस को जो है ना वो कोप अप नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसका जो टॉलरेंस का लेवल है वो कम हो जाता है। देखिए हमारे पास थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एक पर्सन की स्ट्रेस इंटॉलरेंस के ऊपर। ये ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा क्वेश्चन और ये वाला पढ़ा, ठीक है, बस आपने इसको इस वे में लिखना है, स्ट्रेस इंटॉलरेंस की वे में लिखना है, उसको आपने स्ट्रेस के वे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का, डिवेल्प अंडरस्टैंडिंग अबाउट अचीविंग सेल्फ कंट्रोल थ्रू सेल्फ मॉडिफिकेशन, ठीक है, कि हमने अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे रेगुलेट करना है सेल्फ मॉडिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। सेल्फ मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि अपने आप को चेंज करके, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके हम किस तरह से अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको जो है ना मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पहले हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन, सेल्फ कंट्रोल क्या है और सेल्फ मॉडिफिकेशन क्या है। सेल्फ कंट्रोल मैंने आपको बताया, इट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस, डिजायर्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक पर्सन की एबिलिटी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, अपने डिजायर्स को, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करने की, उनको रेगुलेट करने की, ठीक है, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, इसको हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अभी यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, अ नर्स रिमेनिंग काम एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी रादर देन पैनिकिंग डिमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, अब इमरजेंसी में कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जिसमें वो पैनिक होने की बजाय अपने आप को काम रखती है, ठीक है, काम एंड कंपोज रखती है, तो ये किसको शो कर रहा है कि उसका जो नर्स है वो क्या शो कर रही है कि उसका जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि वो अपनी इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद सेल्फ मॉडिफिकेशन। सेल्फ मॉडिफिकेशन, इसमें जो मॉडिफाई का मतलब आपको पता है चेंज होना, ठीक है, चेंज करना। तो सेल्फ मॉडिफिकेशन क्या है? अपने आप को, जैसे अब यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है कि वो, ये एक ऐसा प्रोसेस है, सिस्टमेटिक और प्लान प्रोसेस है, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है, ठीक है। चेंज कैसे करता है? बाय ऑब्जर्वेशन, अपने आप को पहले ऑब्जर्व करता है कि उसमें क्या लैकिंग्स हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, ठीक है, उसको फिर वो मॉडिफाई करता है। उसके बाद गोल सेटिंग, गोल सेट करता है, अपने शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। उसके बाद सेल्फ री इन्फोर्समेंट, अपने आप को वो अप्रिशिएट करता है, अपने आप को वो रिवॉर्ड देता है, ठीक है, री इन्फोर्स करता है। उसके बाद सेल्फ इवेल्युएशन, फिर अपने आप को लास्ट पे जो है वो इवेलुएट करता है, वो किस हद तक अपने आप को चेंज कर पाया है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है, सेल्फ मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अ स्टूडेंट हु टेंड्स टू स्टार्ट स्केड्यूलिंग स्टडी आवर्स एंड रिवॉर्ड हर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टारगेट। मतलब कि एक पर्सन, एक सॉरी स्टूडेंट है, उसने एक ना एक स्केड्यूल सेट किया है पढ़ने का, ठीक है, स्टडी आवर सेट किए हैं, और जब वो अपने स्टडी आवर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टडी करता है अपने, ठीक है, उस गोल को अचीव कर लेता है, तो वो अपने आप को रिवॉर्ड देता है वो, ठीक है, क्योंकि वो उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये क्या है? सेल्फ मॉडिफिकेशन है, अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया उसने, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज करके एक पर्सन जो है वो सेल्फ कंट्रोल को अचीव कर सकता है बाय द सेल्फ मॉडिफिकेशन, ठीक है।
इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें वो अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग आ जाता है इसमें पहला स्टेप। इसमें क्या करता है, वो अपने बिहेवियर को, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि उसकी क्या क्या लैकिंग्स हैं, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं, उसको वो ऑब्जर्व करेगा, उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करेगा। तो उसके बाद वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, अ नर्स नोट्स शी बिकम्स इरिटेबल ड्यूरिंग लॉन्ग शिफ्ट्स, ठीक है। अब नर्स जो है वो पहले अपने आप को, उसको उसका पता होता है अपने आप की, वो मॉनिटरिंग करती है वो कब स्ट्रेस में ज्यादा होती है। तो वो उसने नोट किया कि जब लॉन्ग शिफ्ट्स में वो वर्क करती है तो तब वो ज्यादा इरिटेबल होती है, तब वो स्ट्रेस में चली जाती है, ठीक है। तो ये इसने पहला स्टेप क्या कर लिया, अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया, अपनी बिहेवियर को उसने, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर लिया, मॉनिटर कर लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग में क्या है कि अपने आप को उसने ऑब्जर्व करने के बाद अब उसने उसको चेंज भी तो करना है, ठीक है। तो वो गोल सेट करेगी, रियलिस्टिक और मेजरेबल गोल सेट करेगी। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि उसने जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी उसने उसमें काम रहना है और डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। आई विल स्टे काम एंड टेक डीप ब्रेथ्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। तो ये गोल सेट कर लिया उसने। उसके बाद सेल्फ इवेल्युएशन, इसके थ्रू भी वो अपने आप को जो है वो मॉडिफाई कर सकती है, सेल्फ इवेलुएशन के थ्रू। कि पहले जो उसने अपना, उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था, और जो उसने अपनी मॉनिटरिंग की, अपना गोल सेट किया, उसके बाद उसने अपने बिहेवियर में क्या चेंज देखा, ठीक है। तो अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करेगी, अपनी प्रोग्रेस को देखेगी कि अब अपनी प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस है वो हुई है कि नहीं, या फर्दर उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये सेल्फ इवेलुएशन में आ जाता है, इसके थ्रू भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। उसके बाद सेल्फ री इन्फोर्समेंट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जब कोई भी अपना टारगेट एक पर्सन अचीव करता है तो वो अपने आप को रिवॉर्ड दे, ठीक है, अपने आप को जो है वो अप्रिशिएट करे कि हाँ मैं अपने अंदर यह पॉजिटिव चेंज लेके आया हूँ। रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर पॉजिटिव बिहेवियर चेंज, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रीट योर सेल्फ आफ्टर सक्सेसफुली मेंटेनिंग पेशेंस इन अ स्ट्रेसफुल ड्यूटी। जैसे उसने पहले अपना गोल सेट किया था कि जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो वो अपने आप को काम रखेगी, और जो है ना वो ओवरवेल्म्ड नहीं होगी, स्ट्रेस में नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसने अपना ये गोल अचीव कर लिया, तो वो अपने आप को अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो इस तरह से भी वो मॉडिफाई कर रही है अपने आप को। उसके बाद क्या है, स्टिमुलस कंट्रोल। स्टिमुलस कंट्रोल में क्या है कि वो देखती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको ट्रिगर कर रहे हैं, स्ट्रेस में लेके जा रहे हैं, तो वो उनको अवॉइड करेगी, उनको कंट्रोल करेगी, ठीक है। इस तरह से भी वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल अपना कर सकती है। उसके बाद क्या है, लास्ट पे कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब क्या होता है, कोग्निटिव का मतलब आपको पता है, इसका होता है माइंड, ठीक है। माइंड और मेंटल। अब इसमें जो पर्सन है वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट कर देता है, रिप्लेस कर देता है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ठीक है। कि जब उसको वो ये सोचता है कि जब मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट आएगी ना, तो उसको मैंने हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में रिप्लेस कर देना है। जैसे कि एग्जांपल, चेंजिंग आई कांट हैंडल दिस टू आई विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे पहले वो ये सोचता था कि मैं इसको, किसी चीज को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ गई है जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, बजाय इसके, अब ये क्या है, नेगेटिव थिंक कर रहा है इसमें वो, बजाय इसके कि वो इसको ऐसे थिंक करे, बल्कि वो इसको पॉजिटिव वे में भी थिंक कर सकता है कि हाँ मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर लूंगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या कर रहा है, वो अपने माइंड को पॉजिटिव वे की तरफ लेके जा रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये होता है कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके वो एक पर्सन जो है वो सेल्फ कंट्रोल अचीव कर सकता है बाय द सेल्फ मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं सेल्फ कंट्रोल के, कि जब एक पर्सन को अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे और अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल होगा, उनको रेगुलेट करने की उसकी एबिलिटी होगी, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है इम्प्रूव्ड इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। कि उसकी अपने जो इमोशंस की स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, डिसीजन मेकिंग उसकी इम्प्रूव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड टीम वर्क, ठीक है। जब वो अपने आप को कंट्रोल रखेगा, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखेगा, तो उसके जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ उसका बॉन्ड अच्छा होगा, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। उसके बाद इन्हांस्ड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अल्टीमेटली जब वो अपने आप को, अपने बिहेवियर को अच्छा कर रहा है, अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके वर्क प्लेस पे या उसके इन्वायरमेंट में, वो भी इन्हांस होगी। उसके बाद अल्टीमेटली उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। उसके बाद ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि उसको मिलते हैं आफ्टर सेल्फ मॉडिफिकेशन। तो ये हमारा चैप्टर जो था कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी इसका रह गया है बुक से।
बुक वाला पार्ट वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये पूरा आपने अच्छे से रीड करना है इसी नोट्स से, और मैं आपको ये नोट्स ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ। और जो भी आपको समझ ना आए या कोई आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। बाकी इसके जो मैंने क्वेश्चंस आपको स्टार्ट में बता दिए कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पहले वाला है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस या फिर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। ये आपने अच्छे से करना है, अपनी बुक के ऊपर लिख लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।